दोहा, कतर। दुनिया की नज़रों का केंद्र बना हुआ है यह शहर। लेकिन आखिर क्यों? एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है और बीच में कतर है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद कतर की इस लिस्ट में एंट्री हुई है। सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने वाला है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ यानी दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में से एक पर संकट टल जाएगा? क्या पाकिस्तान इस पूरे खेल में अपनी अंतर्राष्ट्रीय इमेज सुधारने की कोशिश कर रहा है? और सबसे अहम सवाल, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं CFTV। सबसे पहले समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। अमेरिका और ईरान के बीच दोहा में इनडायरेक्ट टॉक्स हुई हैं, यानी दोनों पक्ष सीधे आमने सामने नहीं बैठे, बल्कि कतर और पाकिस्तान जैसे मध्यस्थ देशों के जरिए बातचीत आगे बढ़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बातचीत का मुख्य फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, शिपिंग सिक्योरिटी, फ्रोजन ईरानियन फंड्स और रीजनल पीस जैसे मुद्दों पर रहा। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी ने कहा कि समझौते के किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने और उस पर चर्चा करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल बनाया जाएगा। गरीबाबादी ने यह भी कहा कि ईरान के $6 अरब फ्रीज किए गए फंड का कुछ हिस्सा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि तेहरान देश की घरेलू जरूरतों के हिसाब से सामान खरीद सके। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। यह कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, यह वह नैरो पैसेज है जहां से दुनिया के ऑयल और गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो सीधा असर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर पड़ सकता है, और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो भारत जैसे एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री पर इन्फ्लेशन, पेट्रोल डीजल प्राइसेस और करंट अकाउंट डेफिसिट का दबाव बढ़ता है। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर उसकी अथॉरिटी को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान शिपिंग टोल्स लगाने की भी बात कर रहा है, जबकि अमेरिका और गल्फ कंट्रीज इसका विरोध करते हैं। अब सवाल आता है कि कतर ही क्यों? कतर पिछले कई वर्षों से मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी का बड़ा सेंटर बन चुका है। तालिबान से लेकर इजराइल हमस और US ईरान टॉक्स तक कतर ने अपने आप को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया है जो अलग अलग राइवल से बात कर सकता है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी तो है। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रोल इस पूरी बातचीत के लिए अहम है, क्योंकि वह ईरान का पड़ोसी भी है, मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी पोजीशन भी दिखाना चाहता है और अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को भी रिवाइव करना चाहता है। पाकिस्तान के लिए एक मौका भी है। एक तरफ उसकी इकोनॉमी दबाव में है, दूसरी तरफ IMF, अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के साथ उसके रिश्ते उसके लिए बहुत ज्यादा अहम हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान खुद को पीस ब्रोकर या रिस्पॉन्सिबल डिप्लोमेटिक प्लेयर के रूप में दिखाता है तो उसे इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल सकती है। लेकिन भारत के लिए यहां सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी में ज्यादा स्पेस मिलता है तो वह इस मंच का इस्तेमाल अपनी ग्लोबल इमेज सुधारने के लिए और भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए भी कर सकता है, जैसा कि वो हमेशा से करता आया है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि पाकिस्तान कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा मिला है या नहीं मिला। अब भारत पर आते हैं। भारत के लिए इस पूरे डेवलपमेंट के 4 बड़े इंप्लीकेशंस हैं। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी। भारत अपनी क्रूड ऑयल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर US ईरान तनाव बढ़ता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में शिपिंग डिस्टर्ब होती है तो भारत में पेट्रोल डीजल प्राइसेस और महंगाई पर असर पड़ सकता है। इसलिए भारत चाहेगा कि यह बातचीत सफल हो और सी लेन्स सुरक्षित रहें। दूसरा, ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। भारत के लिए ईरान सिर्फ तेल का मामला नहीं है, ईरान भारत के लिए सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच का गेटवे भी है। चाबहार पोर्ट भारत की कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ईरान पर तनाव कम होता है और सैंक्शंस एनवायरनमेंट थोड़ा नरम होता है तो भारत को चाबहार और रीजनल ट्रेड में जरूर फायदा होगा। तीसरा, इंडिया US रिलेशंस। भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। क्वाड डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इंडो पैसिफिक, इन सभी क्षेत्रों में भारत और अमेरिका साथ में काम करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन भारत ईरान से भी अपने ऐतिहासिक संबंध बनाए रखना चाहता है, इसलिए भारत की डिप्लोमेसी हमेशा बैलेंसिंग एक्ट वाली रहेगी। भारत ओपनली किसी भी एक कैंप में शिफ्ट नहीं करेगा। भारत का संदेश साफ रहेगा, रीजनल स्टेबिलिटी, सेफ शिपिंग, एनर्जी सिक्योरिटी और डायलॉग। और चौथा फैक्टर तो पड़ोसी वाला ही है, पाकिस्तान फैक्टर। अगर पाकिस्तान इस मीडिएशन में डिप्लोमेटिक क्रेडिट लेता है तो भारत को वेस्ट एशिया में अपनी आउटरीच और तेज करनी होगी। भारत के पास पहले से ही UAE, सऊदी अरब, कतर, ईरान, इजराइल और अमेरिका सभी के साथ अलग अलग
स्ट्रेटेजिक और कूटनीतिक रिश्ते हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर पीस मीडिएटर वाली इमेज बिल्ड करता है तो भारत को अपनी साइलेंट डिप्लोमेसी को और विजिबल बनाना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल, क्या दोहा टॉक्स से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू निकला? फिलहाल रिपोर्ट से कहती हैं कि टॉक्स हुई, लेकिन कोई मेजर फाइनल पीस डील अभी तक नहीं हुई है। दोनों पक्षों ने डिस्कशंस कंटिन्यू करने की बात की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं और टॉक्स पॉजिटिव हैं, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक हाल की बातचीत ज्यादा टेक्निकल और मैरीटाइम इश्यूज पर फोकस रही। न्यूक्लियर डील पर बड़ा ब्रेक थ्रू अभी साफ नहीं है, यानी अभी भी डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन डील फुल्ली लॉक्ड नहीं हुई है। अब इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स को समझिए। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर इशू, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल मिलिटियाज पर कंसेशंस दे। ईरान चाहता है कि सैंक्शंस रिलीफ, फ्रोजन फंड्स की वापसी हो और रीजनल इन्फ्लुएंस की थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन तो हो ही। कतर चाहता है कि वह पीस ब्रोकर की भूमिका में रहे और पाकिस्तान चाहता है कि वह एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल प्लेयर के रूप में दिखे, और भारत चाहता है कि ऑयल रूट्स ओपन रहें, ईरान से संबंध भी बने रहें और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी मजबूत रहे। यही मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स है। कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। भारत के लिए सबसे सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? भारत को 3 काम करने होंगे। पहला, कि भारत को अमेरिका, ईरान और कतर और बाकी सब गल्फ कंट्रीज से लगातार बात करते रहना होगा। दूसरा, अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो भारत को रशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और डोमेस्टिक स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पर भी ध्यान देना होगा। तीसरा, भारत को यह देखना होगा कि वह साउथ एशिया की पावर नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया में भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेबलाइजिंग फोर्स है। दोहा की यह बैठक सिर्फ अमेरिका ईरान मीटिंग नहीं है, यह वेस्ट एशिया की बदलती पावर पॉलिटिक्स का संकेत है। अगर टॉक सफल होती हैं तो ऑयल प्राइसेस भी स्टेबल हो सकते हैं, शिपिंग रूट्स भी खुल सकते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं और भारत को एक इकोनॉमिक रिलीफ जरूर मिल सकता है। अगर टॉक्स फेल होती हैं तो टेंशन बढ़ेगी, ऑयल प्राइसेस चढ़ेंगे और भारत की इकोनॉमी पर भार बढ़ेगा। और अगर पाकिस्तान इस पूरी डिप्लोमेसी में अपनी जगह बना लेता है तो भारत को भी अपनी रीजनल डिप्लोमेसी और भी ज्यादा अग्रेसिव करनी होगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोहा में बातचीत शुरू हुई है, लेकिन असली फैसला आने में हफ्तों का समय लगेगा। क्या अमेरिका और ईरान सच में समझौते की तरफ बढ़ेंगे? क्या पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कमबैक मिलेगा? और क्या भारत इस बदलते समीकरण में अपना स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रख पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि दोहा टॉक्स सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।